हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज है 16 दिसंबर 2025। जैसा कि आप जानते हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस में यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए जो यहाँ पर न्यूज़ कवर की जाती हैं उनमें पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उससे पहले जो आपको कल यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था उसके आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन नवंबर 2025 अकॉर्डिंग टू द सीपीआई डाटा। मतलब यह है कि नवंबर 2025 के अनुसार जो सीपीआई का डाटा है, ठीक है, सीपीआई डाटा के अनुसार यहाँ पर जो इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो कितना था नवंबर 2025 में। तो इसका जो आंसर है वो है डी, यहाँ पर 0.7%। यानी नवंबर 2025 में जो इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन रेट था, है ना, वो है 0.7%। ओके, अब हम देखते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है न्यू जॉब गारंटी को लेकर के। इसमें जो प्लान है वो यानी कि जो पहले मनरेगा हुआ करता था उसका नाम बदल के अब ये जो नई योजना लाई जा रही है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। क्या हैं चलिए देखते हैं। नई जॉब गारंटी योजना VBGRAMG बिल 2025 जो है, अगर हम इस खबर के सारांश को देखें कि इस समाचार का जो सार है इसको देखें तो केंद्र सरकार MG नरेगा 2025 को ख़त्म कर नई योजना ला रही है जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, यानी कि VBGRAMG बिल। यह विकसित भारत 2047 विजन से जुड़ी हुई है। आप इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इसमें मुख्य बदलाव किए गए हैं, इसमें जो काम के दिन है वो 100 से बढ़ा कर के 125 दिन प्रति ग्रामीण परिवार को किया गया है। यानी कि एक ग्रामीण परिवार के लिए जो पहले 100 दिन का यहाँ पर रोजगार की गारंटी दी जाती थी मनरेगा में, उसको अब बढ़ा करके यहाँ पर 125 दिन कर दिया गया है। और इसमें फंडिंग जो है वो पहले केंद्र पर 100% मजदूरी देता था और अब जो है वो 60/40, यानी कि 60 जो है वो केंद्र पर और 40 जो है वो राज्य पर, इसका जो अनुपात है यहाँ पर है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये केंद्र पर 90 और राज्यों पर 10 है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर ये जो एक अनुपात है यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन तक की अगर हम देखें, यानी कि जो डिमांड ड्रिवन है वहाँ से लेकर के सप्लाई ड्रिवन तक की जो बात है, इसमें पहले मांग पर काम मिलता था और अब तय करेगा राज्यवार नॉर्मेटिव एलोकेशन, यानी कि फिक्स्ड बजट इसमें जो है वो तैयार होगा। और इसमें जिस तरीके से पहले पूरा केंद्र जो हुआ करता था वो तय करता था कि कहाँ कहाँ पर कितनी जो है यहाँ पर रोज़गार देना है, कितना ये सारी चीज़ें देनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है वो हर राज्य, यानी कि राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर तय होगा कि किस राज्य को कितनी मांग है, तो राज्य ही यहाँ पर अब बताएगा। इसके अलावा पीक कृषि सीजन में 60 दिन का पॉज काम, इसमें 60 दिन का इसमें पॉज दिया जाएगा, यानी कि काम बंद कर दिया जाएगा ताकि खेतों में मजदूर उपलब्ध रहें। यानी कि अगर यहाँ पर जो क्योंकि ग्रामीण की ये योजना है तो ग्रामीण परिवारों के अंदर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर कृषि में काम करते हैं, यानी कि खेतों में जाकर वो काम करते हैं। अब इसमें खेतों में को काम में करते हुए जो लोग हैं वहाँ पर कृषि का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है और कृषि के लिए इनको 60 दिन का पॉज या फिर 60 दिन जो है यहाँ पर काम बंद रहा करेगा, ठीक है। इसमें प्राथमिकताएं जो दी गई हैं वो पानी की सुरक्षा को दी गई है, यानी कि जो इसमें काम करेंगे लोग वो पानी को साफ़ सुथरा रखने की उनकी जिम्मेदारी होगी। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे और आजीविका और क्लाइमेट रिसिलिएंट कार्यों पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब ये जो लागू होगा वो कौन कौन से क्षेत्र पर होगा, तो केंद्र द्वारा नोटिफाइड ग्रामीण इलाकों में ही ये जो है योजना लाई जाएगी। इसके अलावा सरकार का इसमें तर्क है कि ग्रामीण भारत बदल गया है, बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल एक्सेस, कम गरीबी है, तो इसी वजह से ये जो है ग्रामीण भारत यहाँ पर बदल गया है और नई योजना अधिक कुशल रहेगी और टेक ड्रिवन और सस्टेनेबल होगी।
इसके अलावा इसमें विपक्ष ने भी आलोचना की है। विपक्ष ने क्या कहा है कि काम का जो अधिकार है वो कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर होगा और बजट ख़त्म तो काम बंद हो जाएगा। यानी कि जो विपक्ष है वो इसकी आलोचना यहाँ पर कर रहा है। यानी कि अगर जो बजट है वो ख़त्म हो गया तो फिर जो यहाँ पर रोज़गार दिया जा रहा था लोगों को वो फिर बंद हो जाएगा और राज्यों पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा और ग्रामीण गरीब जो राज्य हैं वो यहाँ पर प्रभावित होंगे। गांधी जी का नाम हटाना राजनीतिक कांग्रेस ने इसे आरएसएस बीजेपी की साजिश कहा है, क्योंकि पहले इसमें जो ये मनरेगा थी यानी कि एमजी नरेगा थी तो इसमें महात्मा गांधी का नाम इसमें आता था, लेकिन अभी इसको यहाँ पर हटाया गया है। तो इसीलिए बीजेपी जो विपक्ष है उसका कहना है कि ये एक तरीके से आरएसएस बीजेपी की साजिश है। इसके अलावा पौध से मजदूरों की आय प्रभावित होगी और मजदूरी चुनाव कम होगा। इसके अलावा अधिकार आधारित से बजट आधारित योजना में बदलाव जो है यहाँ पर होगा। यानी कि ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर विपक्ष के द्वारा कही गई हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन से ये किस तरीके से मुद्दा जुड़ा हुआ है इसकी बात करें तो ये जो नई योजना है ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार लोगों को सालाना 125 दिन का गारंटी वाला काम देगी। इससे गरीब परिवारों की आय बढ़ेगी और गरीबी कम होगी। पहले जो एमजी नरेगा था वो भी यही काम करती थी। अधिकार आधारित कानून और इसके अलावा जो वर्सेस बजट नियंत्रित योजना के तुलनात्मक विश्लेषण को अगर हम यहाँ पर देखें तो जो अधिकार आधारित है यानी कि पुरानी मनरेगा एमजी नरेगा काम मांगने पर मिलना कानूनी अधिकार था। बजट कितना भी लगे जो है केंद्र पूरा पैसा देता था और काम कभी बंद नहीं होता था इसमें एमजी नरेगा में। लेकिन इसके अलावा बजट नियंत्रित नई जो योजना है यानी कि जो अब यहाँ पर नई योजना लाई गई है उसमें केंद्र पहले से तय बजट देगा कि इतना बजट जो है यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और अगर वो बजट लोगों के इस्तेमाल से कम रहा यानी कि जितनी उनको लोगों को ज़रूरत थी जितने बजट की ज़रूरत थी उसने केंद्र ने पहले ही उसको तय कर दिया और वो तय किया हुआ बजट अगर कम हुआ फिर उसके बाद क्या होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर काम लोगों का बंद हो जाएगा और अब यह अधिकार नहीं है कि लोग जा कर के कहें कि हाँ हमें ये इस योजना का लाभ नहीं मिला है, बल्कि बजट पर निर्भर ये योजना है। यानी कि जितना बजट यहाँ पर पहले से होगा उतना ही यहाँ पर काम दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि मजदूर कमी का मुद्दा और एमजी नरेगा की भूमिका को अगर हम यहाँ पर देखें तो कई राज्यों में खेती के मौसम में मजदूर नहीं मिलते क्योंकि लोग एमजी नरेगा का काम करते हैं और नई योजना में पीक सीजन में 60 दिन काम बंद रहेगा ताकि मजदूर खेतों में उपलब्ध रहें। इस तरह कृषि मजदूर की कमी को दूर करने की कोशिश है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो जो केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वित्तीय बोझ शिफ्ट को लेकर के, तो इसमें पहले मजदूर का पूरा पैसा केंद्र देता था और अब 40% पैसा राज्य को देना होगा उत्तर पूर्व को छोड़कर। यानी कि जो उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र हैं उत्तर पूर्व वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर क्योंकि उन वाले राज्यों को छोड़ करके जितना पैसा है यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों को देना होगा। इसके अलावा गरीब राज्य ज़्यादा इसमें परेशान हो जाएंगे और इससे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव बढ़ सकता है क्योंकि राज्य कहेंगे कि केंद्र बोझ डाल रहा है और यह फेडरलिज्म यानी कि संघवाद का मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और क्लाइमेट रिसिलियंस से लिंक अगर इससे ये जो खबर है वो किस तरीके से है तो नई योजना में पानी का संरक्षण, जलवायु अनुकूल खेती, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे गाँवों का विकास लंबे समय तक चलने वाला सस्टेनेबल होगा और जलवायु परिवर्तन के झटकों जैसे कि सूखा पड़ जाता है कभी या फिर बाढ़ आ जाती है तो इससे गाँव मजबूत बनेंगे और यह SDG सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम इस खबर के निष्कर्ष को जानें तो सरकार जो एमजी नरेगा को ख़त्म कर नई योजना वे भी यानी कि विकसित भारत ग्रामीण RAMG यहाँ पर ला रही यानी कि VBG रामजी यहाँ पर ला रही है। इसमें काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 हो जाएंगे, लेकिन बजट फिक्स होगा और बजट ख़त्म तो काम बंद हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर बजट की बात की गई है सारी चीज़ यहाँ पर बजट पर रखी गई है, चाहे फिर लोगों की ज़रूरतें पूरी हो या ना हो, लोगों को काम मिले या ना मिले। अगर बजट ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद जो केंद्र सरकार है वहाँ पर लोगों को बजट नहीं देगी और अगर बजट ख़त्म होते ही यहाँ पर काम बंद कर दिया जाएगा। राज्यों पर 40% का खर्च बोझ आएगा और खेती के पीक सीजन में 60 दिन काम रोका जाएगा।
इसके अलावा सरकार कहती है कि यह राज्य कुशल और विकसित भारत के लिए बेहतर है और विपक्ष कहता है कि गरीबों का काम का अधिकार कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं, और हाँ, इसमें आपकी क्या राय है इस नई योजना को ला करके, वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 यानी कि VBG राम जी में MG नरेगा की तुलना में मुख्य बदलाव क्या है। तो इसमें जो मुख्य बदलाव हैं वो हैं काम के दिनों को 100 से बढ़ा करके 125 करना और योजना को बजट नियंत्रित यानी कि सप्लाई ड्रिवन बनाना। इसका मतलब यहाँ पर ये मुख्य बदलाव है इसके अंदर। अब हम देख लेते हैं अपने अगले न्यूज़ के बारे में, जो कि ट्रेड यानी कि जो व्यापार है उसको लेकर के हैं। ठीक है, यानी कि जो भारत का व्यापार है, यानी कि जो भारत व्यापार करता है, ट्रेड करता है, उसमें कितना यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, यानी कि यहाँ पर कितना निर्यात होता है और उसमें कितना घाटा हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि भारत जो है आयात यहाँ पर कम कर रहा है अभी फ़िलहाल, और जो निर्यात है यानी कि जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर वो ज़्यादा हो रहा है। तो उस एक्सपोर्ट करने की वजह से व्यापार में काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिला है। अब ये क्या रिपोर्ट है इसके बारे में देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है जनवरी 2025 का, यहाँ पर आप ये देखिए, जनवरी 2025 में ये जो व्यापार है, व्यापार का जो घाटा है वो यहाँ पर इतना था, यानी कि यहाँ पर लगभग ये 23 के आसपास था, और अप्रैल 2025 में ये घाटा जो है वो यहाँ पर इतना हुआ, यानी कि यहाँ पर हुआ ये 27 के आसपास, मतलब 27% था। और जुलाई 2025 में यहाँ पर ये जो घाटा है यहाँ पर 27 के आसपास रहा, और इसके अलावा अक्टूबर 2025 में ये सबसे ज़्यादा घाटा यहाँ पर देखने को मिला, जो कि लगभग 40 प्लस है, यानी कि 40% से ज़्यादा का जो घाटा है यहाँ पर हुआ है व्यापार में। इसके अलावा अब हम देखें तो कितना यहाँ पर घाटा है, व्यापार घाटे में कमी को देखें तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट नवंबर 2025 में घटकर $24.53 बिलियन हो गया, यानी कि जो नवंबर का है यहाँ पर नवंबर में आकर के ये घटा है। इसके अलावा अक्टूबर में 41.68 बिलियन था, यानी कि जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, यानी कि 40 प्लस, यानी कि 41.68% मतलब बिलियन था ये जो घाटा था। कुल ट्रेड डेफिसिट सर्विसेज सहित घटकर ये लगभग $6.6 बिलियन रहा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो इंडिया का व्यापार है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि जो ये वाला है, ये वाली जो ऑरेंज वाली आप लाइन यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ये इसको दिखाता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, यानी कि कितना यहाँ पर जो है निर्यात होता है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला ग्रीन वाली जो आप यहाँ पर लाइन देख रहे हैं, ये है जो इंडिया का कितना ज़्यादा इंपोर्ट होता है, यानी कि कितना यहाँ पर आयात होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आयात हो रहा है, जबकि निर्यात बहुत कम होता है, यानी कि सामान जो है भारत से कम जाता है, जबकि आता बहुत है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो निर्यात में मजबूत वृद्धि हुई है। मर्चेंडाइज निर्यात $38.13 बिलियन पहुंचा है, और 19.4% YOY बढ़ोतरी के देखने को मिली, जो पिछले 10 साल में किसी नवंबर का सबसे ऊंचा स्तर है। अक्टूबर के गिरावट के बाद रिकवरी की गई, यानी कि जिस तरह से अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ, तो नवंबर में इसकी रिकवरी की गई। आयात में गिरावट को अगर हम देखें तो मर्चेंडाइज आयात जो है वो 62.66 बिलियन यानी कि 1.9% की कमी यहाँ पर हुई, और इसका जो मुख्य कारण है वो है सोना आयात करना, यानी कि सोने का जो आयात घटा है वो 60% घटा है, यानी कि जो पहले सोना बाहर बाकी देशों से यहाँ पर आ रहा था वो उसमें से 60% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि 60% सोना जो है यहाँ पर नहीं आया इस बार नवंबर में। तेल और कोयला आयात यहाँ पर कम हुआ। इसके अलावा अमेरिका को निर्यात मजबूत देखें तो US टैरिफ, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है,
उसने जो टैरिफ है वो 50% तक लगाया हुआ था अगस्त 2025 से, यानी कि लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी निर्यात जो है वो $6.92 बिलियन यानी कि 10% MOM की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा भारतीय निर्यातकों को लचीलापन दिखाता है, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर टैरिफ लग रहा है, निर्यात हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भारतीय निर्यातकों की लचीलेपन को दिखाता है। सर्विसेज सेक्टर का योगदान भी इसके अंदर है, जिसमें कि सर्विसेज निर्यात जो है वो $35.86 बिलियन है और सरप्लस जो है वो लगभग $17.9 बिलियन, यानी कि कुल घाटे को कम करने में इसमें मदद मिली है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की रेजिलियंस यानी कि मजबूती को अगर हम यहाँ पर देखें तो अमेरिका ने भारतीय सामान पर भारी टैरिफ यानी कि कर लगा दिया, फिर भी भारत का जो निर्यात है नवंबर में बढ़ गया। इससे पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था झटके सहने और आगे बढ़ने में मजबूत है। इसके अलावा चालू खाता यानी कि जो CAD है उस पर सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो चालू खाता घाटा उपलब्ध मतलब देश जितना विदेश से खरीदता है उससे ज़्यादा कमाता नहीं है। निर्यात बढ़ने और आयात घटने से ये जो घाटा है वो कम होता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। इसके अलावा सोना आयात नियंत्रण और निर्यात प्रोत्साहन नीतियों की सफलता के बारे में जानें तो सरकार ने सोने के आयात को नियंत्रित किया, यानी कि ज़्यादा सोना खरीदने पर रोक लगाई है। इससे आयात कम हो और साथ ही निर्यात बढ़ाने की योजना है, जैसे कि सब्सिडी और इंसेंटिव्स यहाँ पर सफल रही हैं, जिससे कि निर्यात बढ़ा है नवंबर मंथ में। ठीक है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार युद्धों में भारत की स्थिति मजबूत हुई। दुनिया में अमेरिका और चीन जैसे जो देश हैं उनके बीच व्यापार युद्ध चल रहा है। ऐसे में भी भारत का निर्यात बढ़ना दिखाता है कि भारत की स्थिति मजबूत है और वह इन मुश्किलों में भी फ़ायदा उठा रहा है। इसके अलावा अब हम देखते हैं इस न्यूज़ के निष्कर्ष के बारे में। नवंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा बहुत कम होकर सिर्फ $6.6 अरब रह गया। इसकी जो वजह थी वो ये थी कि निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी यानी कि 19% ज़्यादा यहाँ पर निर्यात देखने को मिला और आयात में गिरावट यानी कि खासकर जो सोना है उसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। इसी वजह से जो व्यापार का घाटा है वो यहाँ पर कम हुआ, यानी कि $6.6 अरब जो है यहाँ पर रह गया। इसके अलावा अमेरिका के भारी टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात मजबूत रहा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत दिखती है और आगे चलकर रुपया मजबूत होने व विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2025 में भारत के व्यापार घाटे में भारी कमी का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो आंसर है वह है मर्चेंडाइज निर्यात में मजबूत वृद्धि हुई और आयात में गिरावट हुई, यानी कि जो निर्यात है उसमें मजबूत वृद्धि और आयात में गिरावट की वजह से ये जो है मतलब इसका मुख्य कारण रहा। अब हम देख लेते हैं अपने अगली न्यूज़ के बारे में, जो कि इंडिया और मैक्सिको के बारे में, यानी कि जो इंडिया और मैक्सिको है उसमें टैरिफ जो चल रहा है उसको विवाद को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ आई है। अगर हम इस न्यूज़ के सारांश की बात करें तो मैक्सिको ने गैर FTA देशों जिनमें कि भारत शामिल है उससे आयात पर 5 से लेकर 50% तक का टैरिफ बढ़ाया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वह चीन से आयात कम करना और लेकिन भारत के निर्यात पर भी इससे असर हुआ है। यानी कि जो मैक्सिको है यहाँ पर उससे जो टैरिफ है इसको लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई और इससे प्रभावित भारतीय निर्यात हुआ है, यानी कि लगभग $2 बिलियन मूल्य के निर्यात प्रभावित हुए और मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, आयरन स्टील, प्लास्टिक्स, लेदर और फुटवियर को लेकर के यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर प्रभावित हुई और ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। कारों पर टैरिफ 20% से 50% तक का रहा। इसके अलावा मैक्सिको के कारण को समझें तो मैक्सिको का कारण है कि घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, व्यापार असंतुलन सुधारना और अमेरिकी दबाव यानी कि ट्रंप का जो प्रशासन है उसके कारण चीनी सामान की रीरूटिंग रोकना। यह जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है उसके MFN नियमों के तहत है, इसलिए जो WTO है उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा अगर हम इसमें भारत की प्रतिक्रिया को समझें तो वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि
द्विपक्षीय बातचीत चल रही है और मेक्सिको ने स्पष्ट किया है कि भारत के खिलाफ नहीं है। और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जो PTA है उसकी चर्चा भी हुई, जो कि जल्दी समाधान हो सकता है इसका। भारत ज़रूरत पड़ने पर उचित दाम उठाएगा। इसके अलावा अब हम देखें ये जो खबर है वो किस तरीके से संरक्षणवाद का उदय यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें दुनिया के देश अब अपने उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी सामान पर ज़्यादा टैक्स टैरिफ लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका चीन व्यापार युद्ध है। इसमें अमेरिका ने चीन के सामान पर भारी टैक्स लगाया और मैक्सिको भी यही कर रहा है, जिससे पूरा वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। यानी कि जिस तरीके से अमेरिका यहाँ पर टैरिफ लगाया जा रहा है, इसी तरीके से जो मैक्सिको है वो भी अब यहाँ पर ऐसा ही कर रहा है। इसके अलावा भारत की व्यापार नीति को समझें तो भारत को ज़्यादा देशों के साथ FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता या फिर जो PTA यानी कि तरजीही व्यापार समझौता करने चाहिए, ताकि जो टैरिफ है वो कम हो। साथ ही भारत को चीन+1 रणनीति का फ़ायदा मिल रहा है। कंपनियां चीन छोड़कर भारत में फैक्ट्री लगा रही हैं और इससे भारत का निर्यात बढ़ सकता है। इसके अलावा जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भूमिका को समझें तो WTO का MFN नियम कहता है कि सभी देशों के साथ बराबर व्यवहार करो। मैक्सिको इसी नियम का इस्तेमाल कर टैरिफ बढ़ा रहा है, इसलिए WTO में शिकायत करना मुश्किल है। ऐसे मामले में दो देशों के बीच सीधी बातचीत यानी कि द्विपक्षीय ज़्यादा तेज़ समाधान देती है और बहुपक्षीय यानी कि WTO से बेहतर है। इसके अलावा इससे क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, तो इससे भारत के $2 अरब के निर्यात पर असर पड़ेगा। यानी कि जो भारत $2 अरब का निर्यात कर रहा है उस पर काफ़ी असर देखने को मिलेगा। इससे फैक्ट्रियाँ काम करेंगी, नौकरियाँ प्रभावित होंगी और रोज़गार कम हो सकता है। पूरी सप्लाई चेन उत्पादन वितरण की श्रृंखला बदलनी पड़ेगी। यानी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत में रोज़गार की काफ़ी कमी है और इस चीज़ से और भी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भू राजनीति की बात करें तो अमेरिका मैक्सिको पर दबाव डाल रहा है कि यह चीन के सामान को रोकें, वरना मैक्सिको भी अब भारत पर टैक्स जिस तरीके से अमेरिका ने रूस से सामान खरीदने को लेकर के भारत पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाया, इसी तरीके से जो मैक्सिको है वो चीन से सामान खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगा रहा है। यानी कि उसका कहना है कि जो चीन है वो यहाँ पर दबाव डाल रहा है, जो मैक्सिको यहाँ पर दबाव डाल रहा है कि चीन से जो सामान हम खरीद रहे हैं, भारत जो खरीद रहा है उसको यहाँ पर रोका जाए। मैक्सिको ये टैरिफ बढ़ाकर अमेरिका को खुश कर रहा है और इससे अप्रत्यक्ष असर भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत भी उन देशों में है जिन पर टैरिफ लगा है और ये दिखाता है कि बड़े देशों के संबंध छोटे देशों के व्यापार को कैसे प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड इस न्यूज़ के निष्कर्ष को। मैक्सिको ने गैर FTA देशों यानी कि भारत सहित से आयात पर 50% तक टैरिफ बढ़ाया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका जो मुख्य निशाना चीन है, लेकिन भारत के करीब $2 अरब के निर्यात यानी कि खासकर गाड़ियाँ, कपड़ा, स्टील प्रभावित होंगे। भारत मैक्सिको से बात कर रहा है और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि PTA प्रस्तावित किया है, ताकि जो टैरिफ है उसका असर कम हो। दोनों देशों की तकनीकी बातचीत चल रही है और जल्द समाधान की उम्मीद है। अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, मैक्सिको द्वारा हाल ही में गैर FTA देशों पर लगाए गए टैरिफ वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है वो है B, यानी कि भारत ने इस का विरोध करते हुए PTA यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू की है। अब हम देख लेते हैं आज के एडिटोरियल को, यानी कि जो यहाँ पर एडिटोरियल है PM मोदी की ओमान यात्रा को लेकर के एक यहाँ पर ये एडिटोरियल है वो यहाँ पर लिखा गया है। अब इसमें कहा गया है कि ये जो यात्रा है वो सिर्फ औपचारिक राजनीतिक दौरा नहीं है। यात्रा के संदर्भ को जाने तो PM नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा 17 से 18 दिसंबर 2025 तीन देशों जिसमें कि जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान की यात्रा का अंतिम चरण है। यह मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा है और पहली बार जो यात्रा की थी वो 2018 में इसमें की गई थी। इसके अलावा हम इस न्यूज़ से का ऐतिहासिक महत्व को जानें, यानी कि जो एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया है इस खबर के ऐतिहासिक महत्व को जानें तो भारत ओमान कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध हैं। रणनीतिक साझेदारी में ओमान भारत का खाड़ी क्षेत्र में सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत है, यानी कि इसमें तीनों जो सेनाएं हैं
उनके संयुक्त अभ्यास चल रहे हैं, उनके काफ़ी इसमें अभ्यास चलते हैं। इसके अलावा आर्थिक मजबूती को देखें तो CEPA समझौते को लेकर के मुख्य फोकस जो है भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, यानी कि जो CEPA है उस पर हस्ताक्षर किए गए। इससे 95 से लेकर 98% तक भारतीय सामान पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा। वर्तमान में लगभग 10 से 12 बिलियन USD हरित ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, टेक्नोलॉजी में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा पर इसमें फोकस किया गया है। हिंद महासागर में, यानी कि जो हिंद महासागर है उसमें समुद्री सुरक्षा बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ओमान की स्थिति होर्मुज जल डमरू के पास है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और भारत का जो 20% तेल है वो इसी रास्ते से आता है। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा यहाँ पर भारत है। ठीक है, यहाँ पर जो है इस ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दुकम पोर्ट की भूमिका को समझें तो भारत की दुकम पोर्ट तक, यानी कि जो दुकम पोर्ट है तक 2018 में समझौता हुआ था इसकी पहुंच तक को लेकर के, यानी कि जो दुकम पोर्ट है यहाँ तक पहुंचने के लिए 2018 में इसमें समझौता किया गया था और चीन के प्रभाव को संतुलित करने और भारत की IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन रणनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो दुकन पोर्ट है वो इस तरीके से दिखाई देता है। आर्थिक महत्व को जाने तो आर्थिक महत्व क्या है इसका, जो CEPA है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। इससे 95% भारतीय वस्तुओं पर ड्यूटी फ्री पहुंच, व्यापार बढ़कर $10 अरब से अधिक होगा। और इसका जो क्षेत्र है वो ऊर्जा को लेकर ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कृषि, यानी कि जो 4 क्षेत्र हैं इन पर इसमें फोकस किया गया है। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों की भूमिका को जानें तो ओमान में बड़ा भारतीय समुदाय जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाता है। PM मोदी उनका संबोधन करेंगे। इसके अलावा हम इस एडिटोरियल के निष्कर्ष को जानें तो PM मोदी की ओमान यात्रा 17 से 18 दिसंबर 2025 सिर्फ औपचारिक नहीं है, यह भारत ओमान के 70 साल पुराने संबंधों को मजबूत करने, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, दुकम पोर्ट के जरिए रणनीतिक पहुंच मजबूत करने और CEPA यानी कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता उस पर हस्ताक्षर करके ऊर्जा व्यापार, ऊर्जा सहयोग बढ़ाने का बड़ा मौका है। इससे भारत की खाड़ी इस क्षेत्र की स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर 2025 की ओमान यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत ओमान CEPA पर हस्ताक्षर करना और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन ऑफ द डे को, यानी कि आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, असम से किस मॉडल को ICMR की स्नेक की काटने से होने वाली मौतों को शून्य तक लाने की परियोजना के तहत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चुना गया है। यानी कि जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, उसके काटने से होने वाली जो मौतें हैं उसको शून्य तक लाने के लिए कौन सी ऐसी परियोजना है जिसके तहत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चुना गया है। इसमें जो ऑप्शन है वो है जोरहाट का गैलेकी मॉडल, शिव सागर का डेमो मॉडल, मजूली सामुदायिक स्वास्थ्य मॉडल या ऊपरी असम रेफरल मॉडल। इसमें से कौन सा आंसर सही है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।